दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास ये बताने के लिए आया हूँ कि पिछले 3 महीने के अंदर अंदर नेपाल में क्या कुछ हुआ है 3 महीने के अंदर अंदर, और ये कैसे कैसे हो गया है। अब नेपाल में बालन सरकार एक्शन में आ चुकी है, इसलिए हमारे हमारे दुश्मन देश, ड्रैगन देश, उसका माथा गर्म हो चुका है। ये बताने आ रहा हूँ कि मैं देखो नेपाल में क्या हो गया है, क्या से क्या हो गया है। जब से ये जेनजी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, जेनजी प्रोटेस्ट होने के बाद जो ये रासपा सरकार थी, रासपा एक पार्टी थी, वो लगभग आप लोगों को पता है कि फोर्थ पार्टी था, फोर्थ नंबर का पार्टी था। 1 नंबर पे था कांग्रेस, 2 नंबर पे था यूएमएल के पी शर्मा ओली का पार्टी, और 3 नंबर पे था माओवादी, और 4th नंबर पे था रासपा। रासपा के सरकार ने जेनजी आंदोलन को सपोर्ट किया है। उसमें जेनजी आंदोलन जो भी हुआ वो बालिन के नेतृत्व में हुआ। उस जेनजी आंदोलन होने का मेन कारण था करप्शन को डिस्करेज करो, करप्शन को एंड करो और सोशल मीडिया खोलो। इस बहाने पर हुआ जेनजी आंदोलन ने नेपाल का सत्ता पलट दिया है। पिछले 6 महीने के अंदर नेपाल के सत्ता पलटने के बाद जो सुशीला कार्की के अंडर में सरकार बनी थी, वो सुशीला कार्की का अंडर में सरकार जो बना था, वहाँ से ये उस सरकार का पहला मैंडेट था कि इलेक्शन करना, लेकिन उसके विरोध में, सुशीला कार्की के विरोध में बहुत जनता आए। जनता का मानना था, जेनजी का मानना था कि जो 22 और 23 में जो जेनजी प्रोटेस्ट में मारे गए 79 लोग हैं, उन लोगों को मारने वालों को आप लोगों ने जेल क्यों नहीं भेजा, आप लोगों के उन्हें कार्रवाई क्यों नहीं किया। इस बात पर वहाँ बहुत गहमा-गहमी हुई थी, लेकिन सुशीला कार्की सरकार ने वो बात को नकारते हुए, सबको धीरे थमथमाते हुए आगे आगे बढ़ने में हौसला किया। और जो जेनजी आंदोलन में शहीद हुए थे, ये भाई है पहले नंबर में शहीद हुए। और इस अभी के सरकार में जेनजी प्रोटेस्ट होने के बाद सुदन गुरुङ आया। सुदन गुरुङ ने वो जेनजी आंदोलन का लीडरशिप लिया, शाम को लिया लीडरशिप। पहले तो ये सुदन गुरुङ का नाम ही चर्चा में नहीं था, लेकिन शाम को जब बात करने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर बुलाया, आर्मी हेडक्वार्टर में जाने के लिए सुदन गुरुङ कहाँ से आ टपका वो किसी को पता नहीं है। ये सुदन गुरुङ पहले जेनजी आंदोलन में पानी और प्रोटेस्टर को पानी देने का काम कर रहा था। इसका हामी नेपाल का नामक एक एनजीओ है, और इसका फंडिंग आता है विदेशों से। और ये सुदन गुरुङ वहाँ से लीडरशिप लेने के बाद इसने बोला कि बालेन ने सुशीला कार्की को पीएम बनाने के लिए बोला है, इसीलिए सुदन गुरुङ ने सुशीला कार्की को सपोर्ट किया। लेकिन उस वक्त हर्क साम्पाङ भी आए थे, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। हर्क साम्पाङ भी आए थे, लेकिन हर्क साम्पाङ को 30% लोग सपोर्ट कर रहे थे, बालेन को 100% लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बालेन ने कहा कि मैं नहीं बनूंगा, मैं इस 6 महीने के प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं लॉन्ग टाइम के प्रधानमंत्री बनूंगा। अगर मैं अभी प्रधानमंत्री बन गया तो लेकिन बाद में मैं प्रधानमंत्री बनने नहीं पाऊंगा। इसलिए बालेन ने सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनने के लिए भेज दिया। और ये जो सुदन गुरुङ है, उसने भी सुशीला कार्की को सपोर्ट किया। आर्मी हेडक्वार्टर में थोड़ा बहुत जेनजी का मानना था कि राजतंत्र लाना चाहिए, राजा ज्ञानेन्द्र आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हम इंडियन की तरफ से भी राजतंत्र नेपाल में होना चाहिए। अगर राजतंत्र होगा तो, हिंदू राष्ट्र होगा तो इंडिया को भी फायदा होगा, नेपाल को भी फायदा होगा, और देश में, संसार में एक रिकॉर्ड बनेगा कि हिंदू राष्ट्र है। संसार में हिंदू राष्ट्र अभी तक कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है।
ये प्रचंड और बाबूराम ने हिंदू राष्ट्र को हटा दिया था। और अब मेरा मानना है कि ये सुदन गुरुंग का जो सरकार है, इसने अब बोलना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, राजतंत्र चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए, ये वकालत करना चाहिए। ये हम इंडियन का तरफ से भी आप लोगों को सुझाव है कि नेपाल के लोगों, आप लोगों, हम नेपाल के राज संस्था और नेपाल के राज्य को भी मानते हैं और हिंदू राष्ट्र को भी मानते हैं। हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है इंडिया। इंडिया चाहता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो इंडिया आपसे फ्रेंडली नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ ये जो राजतंत्र का अभी तक जो मुद्दा उठा रहा है वो है दुर्गा परसाई। दुर्गा परसाई का भी कहना था कि पहले राजा लाना चाहिए, बाद में सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद यहाँ राजतंत्र होना चाहिए। अब सुशीला कार्की का 6 महीने ख़त्म हो गया है और चुनाव भी सुशीला कार्की ने पीसफुल तरीके से संपन्न कर लिया है। वो कंप्लीट हो चुका है चुनाव नेपाल में चुनाव कंप्लीट होने के बाद अब नया सरकार आ चुका है। नया सरकार में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सरकार है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सरकार में अभी बालेन जब सरकार में आया तब देश के सभी लोग बालेन पर भरोसा करते थे, बालेन को मानते थे, बालेन आना चाहिए कहते थे। और अभी सबके सब युवा है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि 23 साल से 40 वर्ष से 23 वर्ष के आदमी जो है वो 50% लोग है। अभी नेपाल के संसद में 40% युवा है। 40 to 60% युवा लोग है जो अभी सांसद हुए हैं। और ये चुनाव करवाया है सुशीला कार्की ने, इसीलिए सुशीला कार्की पर सब लोग सम्मान करते हैं और सब उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। अब ये मानना है कि अब ये सरकार जो बालेन सरकार आया है उसने केपी ओली को अरेस्ट करना चाहिए। और जो अभी तक का जितने भी फाइल है, जितने भी बड़े बड़े घोटाले के फाइल है, एमसीसी के फाइल में भी घोटाला हुआ है, लवड़ा कांड में भी घोटाला हुआ है, टेरामैक्स, ये टेलीकॉम का टेरामैक्स फाइल है एक, टेरामैक्स का भी होना, ये बड़ा फाइल है, इसमें ये भी खुलना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। और बहुत सरकारी ज़मीन हड़पने के फाइल है, सरकारी ज़मीन हड़पने के फाइल है, ये सब फाइल खोलना चाहिए। ये हम सब लोगों का मांग है। और ये फाइल खोलने के बाद केपी शर्मा ओली और जितने भी पुराने भ्रष्टाचार किए थे, जितने भी पुराने पार्टी ने भ्रष्टाचार किए थे, उन सब लोगों को जेल में चक्की पिसाना चाहिए। ये जेएनजी का मांग था और ये मांग सुशीला कार्की को पूरा करना था। लेकिन उन्होंने अभी जब ये फाइल खोला तो यहाँ पर बवंडर मच जाएगा, क्योंकि सरकार स्टेबल नहीं है। मैं 6 महीने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं पहले इस देश को सही डायरेक्शन दूंगी। इस बात को लेके उन्होंने इलेक्शन करने का ठान लिया। इलेक्शन पे सब लोगों को फोकस होने को लिए कहा, सब लोगों को इलेक्शन पे मोटिवेट किया और इलेक्शन तक देश को लेके गई। और अब इलेक्शन हो चुका है और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है वो रविलामी छेनेका पार्टी ने 2/3 बहुमत निकाला है, जिसमें 273 सीटों में 184 सीट निकाला है। अब ये होने वाला है कि अब क्या होने वाला है। अब ये जब सरकार में जाएंगे, ये 2/3 बहुमत लेके जितने भी संविधान है वो सब चेंज करेंगे। अच्छे जितने भी बुरे काम थे, जैसे कि प्रधान न्यायाधीश जो है, प्रधान न्यायाधीश वो प्रधानमंत्री के सिफारिश पे अपॉइंट होता था, ये बात बहुत गलत था। और ये ऐसे
और जैसे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान है जो करप्शन को देखता है, उसमें भी बहुत पॉलिटिक्स घुसा हुआ था। उसके भी जो प्रमुख है वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते थे और प्रधानमंत्री के सिफारिश पे होते थे। अब ये सब संविधान में हटाएंगे। अब राबिल लामी-छाने जो है वो पहले से भी करप्शन के अपोजिट है। अब करप्शन बंद करना चाहिए, ये जेएनजी का पहला मुद्दा था। और जेएनजी का पहला मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने लिया है। और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है अब केपी ओली को जेल में डालेंगे। और केपी ओली, प्रचंड और शेर बहादुर देबा, ये 3 लोग थे जिसको हटाना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रचंड निकल गया है। ये ऐसा है कि जैसे डिटोल साबुन होता है, वो 99.9% जम्स मारता है, लेकिन 0.1% जम्स बाकी रहता है ना, वैसा ही ये प्रचंड है। वो 0.1% में होता है प्रचंड, इसीलिए उसको छोड़ दो। अब डिटोल आ चुका है, डिटोल है रासपा। अब ये पूरी नेपाल को साफ करेगा, ये नेपाल को अच्छी डायरेक्शन में लेगा। ये सोडियम वागले जो है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, और मुझे यकीन है कि सोडियम वागले ऐसा अच्छा काम करेगा कि नेपाल को अब का 5 से 7 सालों में मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा और नेपाल के जीडीपी 50 मिलियन तक पहुंचाएगा। ये मेरा मानना है। जो राबिल लामी-छाने है और बालेन शाह है। बालेन शाह पहले रैपर था, रैपर से वो मेयर बन गए काठमांडू का, उसके बाद अब पीएम के कैंडिडेट है। और बालेन इंटरनेशनल लेवल में बहुत पहुंच रखता है और डिप्लोमेसी में भी बहुत अच्छा है। मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो लिपुलेख और लिम्पियाधुरा है, ये नेपाल को दे देना चाहिए, क्योंकि ये नेपाल तो हमसे फ्रेंडली है। ये देने के बाद हमारा कुछ नहीं जाएगा। वो नेपाल तो हम आना जाना हो सकता है। जो भी विकास करना चाहिए हम कर सकते हैं नेपाल में, जो भी जाना चाहिए जा सकते हैं। अभी तक नेपाल से कोई भी हमारा युद्ध नहीं हुआ, तो देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना को नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए, बांग्लादेश को नहीं देना चाहिए, लेकिन नेपाल को देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेपाल और इंडिया एक ही देश है, मतलब भाई भाई जैसे है। और थोड़ा सा ज़मीन भाई ने ले लिया तो कुछ नहीं होगा। इंडिया छोटा भाई है, लेकिन नेपाल बड़ा भाई है, क्योंकि नेपाल पहले 500 BC से अस्तित्व में है। अभी उसका साइज छोटा है। इसका मतलब ये है कि बड़ा भाई जो है वो गरीब हो गया है, लेकिन छोटा भाई ने अच्छा तरक्की कर ली है, ऐसा है। अब ये जो बुक है, ये है जो जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था उसका रिपोर्ट है। इसमें सब लोगों को, जिसने गोली ठोकने का ऑर्डर दिया था, जिसने गोली मारा था, और जो इसमें इन्वॉल्व है, उन सब लोगों को, जैसे सीडीओ से लेके केपी ओली से लेके गृह मंत्री था रवीश लेखक, उन सब लोगों का काला चिट्ठा है इसमें। ये रिपोर्ट कल आया था, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तब ये रिपोर्ट पेश किया गया था। अब इस रिपोर्ट के आधार पर केपी ओली और रमेश लेखक, सीडीओ और 2-4 हायर लेवल के पुलिस अधिकारी है, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। और जो 79 बच्चे जो शहीद हुए थे, उन लोगों को न्याय देने के लिए ये रिपोर्ट निकाला है। अब जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन अब हमने नेपाल को साथ देना है। इंडिया ने नेपाल को क्रिकेट में भी साथ देना है और नेपाल को आगे ले जाना है, क्योंकि अगर नेपाल हमारे साथ है, अभी तक नेपाल हमारे साथ है, हमारे साथ कोई भी नहीं है। देखो, बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, तो नेपाल तो हमारे साथ आना चाहता है ना। लेकिन हम नेपाल को बार बार पीटते रहते हैं, बार बार नाकाबंदी कर देते हैं, और नेपाल के लोगों को यहाँ पर हम बेइज्जती करते हैं। वो छोटा सा हिस्सा है लिपुलेख लिम्पियाधुरा। वो भी नेपाल ने इंडिया को, जब चाइना से फाइट चल रही थी,
तब नेपाल ने इंडिया को दिया था कि यहाँ पर आप लोग बेस बना के चाइना पर निगरानी करो, चाइना पर युद्ध करो, इसलिए दिया था। उसमें 21 बेस थे, 21 बेस में से 20 बेस 20 बेस रिटर्न हो गए, लेकिन एक बेस जो लिपियाधुरा पे था वो चाइना पे नज़र रखने के लिए नेपाल के महेंद्र राजा ने हम लोगों को दिया था। लेकिन अभी जो इंडिया क्लेम कर रहा है ये बहुत गलत है। आप लोग ChatGPT पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, डॉक्यूमेंट देख लो, सब कुछ देख लो। नेपाल को उस लिपुलेख और लिपियाधुरा देने से इंडिया का कोई भी घाटा नहीं है। इंडिया का है, इंडिया नेपाल से 55 टाइम्स ज़्यादा है। और वो जो लिपुलेख और लिपियाधुरा है वो ऐसा ही करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर है। उतना नेपाल को देने से नेपाल से रिश्ते अच्छे होंगे, नेपाल से हमारा बॉन्डिंग और अच्छा होगा। ये मैसेज भी जाएगा कि इंडिया किसी का ज़मीन हड़पता नहीं है, वैसे ही हड़पता नहीं है। जैसे इंडिया को आज तक ये ब्लेम लगता है कि ये इंडिया इनक्रोच करता है और अपने हिस्से में ले लेता है। अगर इंडिया गलत है तो इंडिया इनक्रोच नहीं करता, लैंड इनक्रोच नहीं करता, इंडिया देता भी है। इंडिया अगर रियल में जस्टिस और राइट है उसके पक्ष में है, ये मैसेज जाता है पूरी दुनिया पर। अगर इंडिया ने लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल को देगा तो मैं वो ग्रेटर नेपाल देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वो जो थोड़ा सा हिस्सा है जिससे नेपाल से हमारा रिश्ता दूर होके वो चाइना के करीब जा रहा है, वो भी अच्छा हो जाएगा। और नेपाल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना चाहिए इंडिया के IT सेक्टर ने नेपाल को सपोर्ट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है।